नमस्कार, राजपूत ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सीजी करेंट अफेयर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीजी पीएससी प्रारंभिक परीक्षा हो या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, करेंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसमें भी अगर सीजी से संबंधित कोई भी प्रतियोगी परीक्षा अगर छत्तीसगढ़ में आप दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर सीजी करेंट अफेयर्स का योगदान और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर्स में ये कहा था कि सीजी करेंट अफेयर्स को हम टोटल 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। इस 4 लेक्चर्स में हम प्रयास करेंगे कि सीजी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है, इन 4 लेक्चर में हम उसे कंप्लीट करें, ताकि उस 4 वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएं। और इस कड़ी में आज ये पहला लेक्चर्स है। तो आज के सीजी करेंट अफेयर्स का टॉपिक क्या होगा? तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि चुनाव के बारे में आप सभी अन्य सोर्स के माध्यम से पढ़े होंगे, आज हम चुनाव से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कंटेंट हो सकते हैं, आपकी परीक्षा के लिए जिस लेवल तक अगर प्रश्न आता है, या तो साधारण प्रश्न रहे तो, या बहुत हाई लेवल पे क्वेश्चन पूछे तो, हर तरीके से सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट को आज हम ये प्रयास करेंगे कि चुनाव से संबंधित कोई भी पॉइंट आपसे न छूटे और सारी चीजें क्या हो सके, कवर हो सके। खास करके आप ये देखिएगा कि जब चुनाव होता है और चुनाव में खास करके जब सरकार बदलती है, तो सरकार जब परिवर्तन होता है तो बहुत सारे राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव होते हैं, और उस वर्ष का चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ज़्यादा ही उनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है जिस वर्ष सरकार परिवर्तन होता है। जैसा कि आप 2018 में सरकार बदली थी, 2018 का आप सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का पेपर उठा के देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। अर्थात ऐसा भी हुआ है कई बार कि एक जीएस के सब्जेक्ट की तुलना में कहीं ज़्यादा करेंट अफेयर्स का योगदान रहा है, और करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन बने। और अभी का ट्रेंड ही है कि जीएस में भी अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो करंट से जोड़कर पूछा जा रहा है। तो इसलिए चुनाव से संबंधित सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो आपका तरीका है, हमने यह प्रयास किया कि एकदम व्यवहारिक स्तर पर जैसे कि आप उसमें इन्वॉल्व हो, अर्थात चुनाव की अधिसूचना से लेकर, मतलब चुनाव की तारीख की घोषणा से लेकर चुनाव कंप्लीट होना, फिर उसका निर्णय आना, और निर्णय आने के बाद सरकार कैसे बना, ये सारी प्रक्रियाओं को एकदम निश्चित घटनाक्रम के माध्यम से उसे हम जमाने का प्रयास करेंगे। और ये विश्वास है कि यह वीडियो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम सबसे पहले विधायिका से स्टार्ट करते हैं। मतलब पहले विधानसभा के चुनाव से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, कंटेंट है, उस पर, फिर उसके बाद सरकार बनाएंगे। सरकार में क्या मंत्रिमंडल में, ठीक, कौन कौन आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद में क्या क्या आपके शामिल हुए हैं, क्या क्या विभाग है, सारी पहलुओं पर हम आज के इस लेक्चर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला, छत्तीसगढ़ विधानसभा का निर्वाचन, गठन एवं अवधि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार जो छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव हुआ है वो 6वें क्रम का है। कौन से क्रम का है? ठीक, सबसे पहला ही तो आपका कंटेंट ये आपको मालूम होना चाहिए कि इस बार का जो विधानसभा के चुनाव का जो क्रम है वो कौन सा है? 6वें क्रम का है। क्लियर है? ठीक, तो अब तक जैसे पूरे विधानसभा के कार्यकाल की अगर बात करें तो प्रथम विधानसभा 2000 से 2003, चूंकि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जब बना तो उस समय चुनाव नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश से जिन 16 जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, उस 16 जिले के भीतर जितने विधानसभा सीटें थीं और उस विधानसभा के अंतर्गत जो विधायक थे, उन्हीं से मिलकर क्या बना? आपका पहला विधानसभा बना। अर्थात पहला विधानसभा में चुनाव नहीं हुए थे, ठीक, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। तो इस तरीके से जो छत्तीसगढ़ के पहले जो मुख्यमंत्री बने वो निर्वाचित नहीं थे, अर्थात उनका चुनाव नहीं हुआ था। क्लियर है? इसलिए अगर निर्वाचन कार्यकाल, या ये कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार विधानसभा के लिए चुनाव कब हुआ,
तो चुनाव हुआ है 2003 में। कब हुआ है? 2003 में चुनाव हुआ है, क्योंकि पहली बार चुनाव नहीं हुआ था। क्लियर? तो पहला निर्वाचित अगर विधानसभा का कार्यकाल, निर्वाचन का अगर कार्यकाल देखा जाए तो प्रारंभ होता है 2003 से। क्लियर है? तो 2003 से 8, ठीक। अगर आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा का कार्यकाल 3 से 8, फिर आपका 8 से 13, 13 से 18, 18 से 23, 23 से अब तक। क्लियर है? तो इस तरीके से निर्वाचन पहली बार नहीं हुआ था, इस बात का बस ध्यान रखेंगे, ठीक। पहली बार चुनाव कब हुआ है? 2003 में, पहली बार 3 में। तो 5-5 साल का आपका विधानसभा का कार्यकाल होता है, ठीक। तो इस तरीके से जो अभी विधानसभा है वो कौन सा क्रम का है? 6वीं विधानसभा है 2023 से लेकर अब तक। क्लियर है? तो इस तरीके से ये बात याद रखेंगे विधानसभा के संदर्भ में। अब आते हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला जो सत्र था, फर्स्ट सेशन, पहला सत्र कब और कब से कब तक और कहां, ये जीएस का आपका मतलब टॉपिक है, मालूम होना चाहिए कि भाई छत्तीसगढ़ बना, उसके बाद पहला जब विधानसभा का गठन हुआ तो उस विधानसभा का पहला जो सत्र था वो कब से कब तक चला। तो याद रखेंगे 14 दिसंबर से 19 दिसंबर, 14 से 19, 14 और 5 19, तो याद रखिएगा 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2000 तक क्या चला है? छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम सत्र। अब सवाल है कि उस समय, ठीक, अब ये सत्र का जो आयोजन है वो हुआ कहां है ना? उस समय तो नहीं था विधानसभा, तो राजकुमार कॉलेज रायपुर का जसपुर हॉल में छत्तीसगढ़ के जो पहला विधानसभा का जो पहला सत्र है वो कहां पर हुआ है? राजकुमार कॉलेज रायपुर के जसपुर हॉल में। याद रखिएगा, ठीक, राजकुमार कॉलेज के कहां पर? जसपुर हॉल में ये आपका पहला विधानसभा का सत्र हुआ है। और इसके प्रथम जो प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो नियुक्त किए गए थे वो कौन थे? महेंद्र बहादुर सिंह। क्लियर है? ठीक। संविधान में भी हम प्रोटेम स्पीकर के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ते हैं कि नवीन लोकसभा हो या नवीन विधानसभा हो तो उसमें जो सबसे सीनियर, सबसे वरिष्ठ सदस्य को, ठीक, केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा और राज्य में राज्यपाल के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। और इस तरीके से सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो नियुक्त किए गए थे उनका नाम है महेंद्र बहादुर सिंह। और अभी जो 6वें क्रम के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो है रामविचार नेताम। आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है कि पहला जो विधानसभा का सत्र था 14 दिसंबर से 19, 14 और 5 19, ठीक। 5 का अंतर ऐसा ध्यान देंगे तो बहुत सारे ऑप्शन रहता है, तो थोड़ा सा क्लिक करेगा। 14 और 5 19, 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आपका क्या था? पहला आपका कार्यकाल था। प्रथम विधानसभा का दूसरा सत्र जो हुआ वो 27 फरवरी 2001 से। कब से? 27 फरवरी 2001 से। और ये दूसरा है जो विधानसभा भवन, जो अभी विधानसभा भवन का नाम क्या है? मिनी माता भवन। ठीक, अभी जो हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का नाम क्या है? मिनी माता भवन। तो ये जो दूसरा सत्र था 27 फरवरी 2001 से, ये कहां पर आयोजन हुआ? तो विधानसभा भवन मिनी माता, जो विधानसभा भवन का नाम है मिनी माता भवन, यहां पर ये दूसरा 27 फरवरी 2001 को क्या हुआ? इसका आयोजन किया गया। क्लियर है? तो ये फैक्ट आप इसके संदर्भ में याद रखेंगे। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा की टोटल सीटों की संख्या 90 है। कितनी सीट है? 90 है। अब 90 में से यदि आपसे पूछे कि आरक्षित सीटों की संख्या, रिजर्व सीटों की संख्या क्या है, ठीक, तो 29 एंड 30 10, मतलब टोटल रिजर्व सीट अगर आपसे पूछता है तो यह संख्या क्या हो जाएगा? 39। क्लियर है? रिजर्व सीटों की संख्या 39, जिसमें से एसटी 29, एससी 10 और 51 क्या आपका अनारक्षित मतलब अनरिजर्व है। 29 10 51, क्या 29 10 51, निश्चित तौर पर ये आंकड़े आपको याद होंगे। ठीक, 29 10 51। तो यदि आरक्षित सीटों की संख्या पूछा जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि संविधान के अंतर्गत लोकसभा और राज्यों में, लोकसभा में, केंद्र में और विधानसभा में आपका राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान है। संविधान में पढ़ते हैं कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें रिजर्व है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। ठीक, 84 और कितना है आपका? 47। क्लियर? तो इस तरीके से अनुसूचित जाति में विधानसभा के लिए रिजर्व 29 है और एससी के लिए आपका 10 है और अनारक्षित कितना है आपका? 51। तो टोटल छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या 90।
अब एक बात कई बार प्रश्न बना है कि छत्तीसगढ़ में कुल विधायकों की संख्या होती है, ठीक। तो पहले जब 2020 से पहले, जब 104 संविधान संशोधन से पहले की बात किया जाए, तो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियंस को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था। तो विधायकों की संख्या 91, कई बार प्रश्न में आंसर लिया गया है 91, क्लियर। बट 2020 में 104 संविधान संशोधन के तहत जो आपका मनोनयन का प्रावधान एंग्लो इंडियन के लिए था, यह क्या हो चुका है, समाप्त। इसलिए अभी विधायकों की संख्या पूछे तब भी 90 लेना है, और कुल विधानसभा की सीटों की संख्या पूछे तब भी आपको आंसर क्या लेना है, 90 ही लेना है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद अब देखिए पूरे चुनाव की जो प्रक्रिया है, हमारा पढ़ने का जो तरीका होगा वो ऐसा कि आपको क्रम से आगे बढ़ना है, क्रम से, कि पहले चुनाव की पूरी कार्यक्रम देखेंगे, क्लियर है, कि चुनाव की तिथि की घोषणा, ठीक, अधिसूचना, इसके बाद मतदान, फिर मतगणना, मतलब ये पूरी प्रक्रिया, पहले चुनाव कार्यक्रम देख लेते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा का जो चुनाव हुआ है वो 2 चरण में हुआ है, क्लियर है। ये सभी बेहतर तरीके से आपको याद है, 2 चरण। 2 चरण में जो पहला चरण था वो उसमें 20 विधानसभा सीटें थी, और दूसरे चरण में जो आपका शेष 70 है, ठीक। तो इस तरीके से क्रम से हम आगे बढ़ते हैं। तो याद रखेंगे 2 चरण में मतदान हुआ, प्रथम चरण के लिए 20 सीट, दूसरे चरण के लिए आपका कितना, 70, ठीक। अगर विधानसभा क्रमांक पूछा जाए, विधानसभा का क्रमांक भी होता है, तो उसमें याद रखेंगे जो पहला चरण हुआ, पहले चरण में 71 से 90, ठीक, विधानसभा क्रमांक 71 से लेकर 90 तक जो 20 सीटें हैं, ठीक, उसका नंबर है, और 1 से लेकर 70 तक जो आपका जो सेकंड चरण का है उसका विधानसभा क्रमांक है। अब आते हैं हम आदर्श आचार संहिता, क्लियर है, कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता की घोषणा जो है, या आदर्श आचार संहिता कब से लागू होता है, ऐसा भी प्रश्न बनता है। तो जिस तारीख से चुनाव तिथि की घोषणा हुई, अनाउंसमेंट हुआ, ठीक, उसी तारीख से सामान्यतः आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है। और ये आदर्श आचार संहिता सामान्यतः ये कब तक लागू होता है, तो चुनाव परिणाम तक, अर्थात जितने भी सदस्य हैं उनकी चुने जाने की अधिसूचना जारी होने तक ये आदर्श आचार संहिता लागू रहता है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं चुनाव तिथि की घोषणा या आदर्श आचार संहिता कब, 9 अक्टूबर 2023 को ये प्रारंभ होता है, और ये चलता है 5 दिसंबर तक। याद रखें 3 दिसंबर को काउंटिंग हुई, लेकिन आदर्श आचार संहिता छत्तीसगढ़ में कब तक था, 5 दिसंबर तक था। कब से कब तक, 9 अक्टूबर 2023 से लेकर 5 दिसंबर 2023 तक क्या रहा, आचार संहिता रहा, क्लियर है। यह मुख्यतः हमने प्रीवियस जो आपका एमसीक्यू सीरीज पॉलिटी का, उसमें भी आचार संहिता के बारे में हमने डिस्कस किया है, ठीक। और निश्चित तौर पर आप इसके बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं कि मुख्य रूप से जो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसका पालन करना उनके लिए बाध्यकारी होता है, क्लियर है। सीटों पर मतदान, याद रखें अगर हम पहले चरण की बात करें तो टोटल 20 सीटों में से बस्तर संभाग के 12 और दुर्ग संभाग के 8, टोटल जो 20 सीट है उसमें से बस्तर संभाग के कितने, 12 सीटें, और दुर्ग संभाग की कितने सीटें थी, 8 सीटें थी, क्लियर है। बाकी आपका 70 सीटों पर जो आपका मतदान हुआ वो कब हुआ, आपका दूसरे चरण में। डेट देख लेते हैं कि जो अधिसूचना है, ठीक, पहले चरण की मतदान की अधिसूचना जारी हुई 13 अक्टूबर को, ठीक, कब, 13 अक्टूबर 2023, और 13 अक्टूबर के बाद +8 कितना, 8 दिन बाद 21 अक्टूबर को जो अधिसूचना जारी किया गया दूसरे चरण के लिए। याद रखेंगे पहले चरण की आपके अधिसूचना का जो प्रकाशन हुआ, ठीक, 13 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ आपका पहले चरण के लिए, 8 दिन बाद 21 अक्टूबर 2023 को दूसरा चरण, याद रखेंगे। उसके बाद मतदान की तिथि, मतदान की तिथि याद रखेंगे। जैसे पूरी प्रक्रिया अगर अपन जानना चाहें तो देखो, जिस दिन से अधिसूचना जारी हुआ, ठीक, मतलब जो भी वैध जो आपके उम्मीदवार हैं, तो क्या होता है कि 13 अक्टूबर 2023 को अधिसूचना का प्रकाशन हुआ,
इस तारीख से लेकर 7 दिन तक क्या होता है, नामांकन फॉर्म भरने का आपका समय दिया जाता है, फिर जांच होता है, ठीक, नाम वापसी के लिए समय दिया जाता है। तो ये सारी एक प्रक्रिया है, क्लियर है। उसे हम चुनाव में पढ़ते हैं, आपका पंचायती राज नगरीय निकाय में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो 13 अक्टूबर को क्या हुआ है, अधिसूचना का प्रकाशन, और 8 दिन बाद दूसरे चरण के लिए 21 अक्टूबर। मतदान की तिथि भी आप सभी परिचित होंगे, 7 और 17, मतलब टोटल जो अंतर है वो कितने दिन का है, 10 दिन का। 7 नवंबर को पहला चरण और 17 नवंबर को दूसरे चरण, 7 और 17, क्लियर है, ठीक। पहला चरण 7, तो दोनों 7-7 वाले आंकड़े हैं, 7, 10 दिन बाद 17, क्लियर है। और काउंटिंग तो आप सभी को पता है, एक साथ 3 दिसंबर को आपका क्या है, रिजल्ट की तारीख है 3 दिसंबर। अब अगर इस पहले और दूसरे चरण में मतदान केंद्र की अगर बात करें, ठीक, मतदान केंद्र तो 5303, 5303, 5000 लगभग, आप याद रखिएगा 5000 का आंकड़ा, तो 5303, और इसका लगभग आप मान के चलिए कि 3 से 4 गुना, 3 से 4 गुना, क्योंकि सीट ही है, ठीक, सीट ही अगर मान लो तो 3 गुना से ज्यादा सीट है, तो लगभग उसके ही 3 से 4 गुना क्या होगा आपका मतदान केंद्र भी होंगे। तो 5303 है, और उसका 3 से 4 गुना, 5 दिया 15 और 3 18, तो 18606, क्या 18606, क्लियर है। मतदान केंद्र 5303 पहले चरण के लिए, और दूसरे चरण के लिए 18606 है, क्लियर है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें चुनाव से संबंधित, जिसमें सबसे पहला कि इस छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का नारा क्या, ठीक, तो नारा क्या था, वोट देबर एबार जाबो जी, चुनाई तिहार मनाबो जी। ये क्या है, छत्तीसगढ़ी में चुनावी नारा है, वोट देबर एबार जाबो जी, चुनाई तिहार मनाबो जी, क्या था आपका चुनावी नारा। और शुभंकर चुनई चिरई, ठीक, शुभंकर जो है इस छत्तीसगढ़ विधानसभा का, शुभंकर क्या है, चुनई चिरई, क्लियर है। तो ये शुभंकर आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का क्या शुभंकर है, क्लियर है, चुनई चिरई। अब देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। मतदाता, क्लियर। सबसे पहला, इस 6वीं विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या की बात करें, ठीक, जो निर्वाचन आयोग के द्वारा यह लिस्ट जारी की गई मतदाताओं की संख्या, तो टोटल जो मतदाता हैं 2 करोड़, ठीक, 3,80,079, और पिछले 2018 की चुनाव की तुलना में 9.5% की वृद्धि हुई है टोटल वोटर्स में, टोटल मतदाताओं में। तो देखो, अब ये सामान्यतः आपको पूरा जरूरी नहीं है कि 2 करोड़ 3,80,079, 2.03, ठीक, 2.03 करोड़, इस तरीके से आप याद रखिए, ठीक। लगभग मान के चलो कि 2 करोड़ से ज्यादा, तो 2 करोड़ 3,80,079 क्या थे टोटल। अब टोटल में से 2 आंकड़े हैं, एक सामान्य जनरल वोटर्स और एक सर्विस वाले, मतलब सेवा मतदाता। तो देखिए उसमें से जो 80,000 है, लगभग 3,80,000 है, उसमें से लगभग 20,000 आप निकाल दीजिए क्या, सेवा मतदाताओं की संख्या लगभग 20,000, मतलब 19,839, ठीक। लगभग 20,000 आप निकालोगे 80 में तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो 2 करोड़ 3,60,240 क्या है आपके सामान्य मतदाता, और 19,839 क्या थे, सेवा मतदाता। अब इसमें से पुरुष और महिला भी पूछ सकता है, तो लगभग पुरुष महिला को पहले तो आप 1-1 करोड़ बांट दो, है ना, ठीक, 1-1 करोड़ दोनों में बांट दीजिए, 2 करोड़ के आसपास है, 1-1 करोड़। अब याद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस बार मतदाता जो हैं वो पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, ठीक। अगर इसका अनुपात देखें तो लगभग 1012 के आसपास ये अनुपात आता है, मतलब 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या की बात करें तो 1012, मतलब 12 अतिरिक्त हैं, क्लियर है। तो देखिए पुरुष और महिला मतदाता, तो 1 करोड़ निकाल लो, ठीक, 1 करोड़ 1,20,830, और ये 2 लाख है, तो 1 करोड़ 1 लाख के आसपास याद रखिए पुरुष, और 1 करोड़ 2 लाख के आसपास क्या याद रखिए, महिला, क्लियर है। टोटल 2 करोड़ 3,80,000 है
है ना, 3 लाख है, 2 करोड़ 3 लाख टोटल, तो 2 करोड़ 3 लाख में 2 लाख दे दीजिए किसके, महिलाओं में 1 करोड़ 2 लाख, और 1 करोड़ 1 लाख क्या होगा आपका पुरुष। याद रखने वाला पॉइंट यह है कि इसमें संख्या पुरुषों की तुलना में किसका ज्यादा है, महिलाओं की ज्यादा है। क्लियर है? तो पुरुष मतदाता 1 करोड़ 1 लाख 20,830 और महिला मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 2,39,410। इसमें जो दिव्यांगजन है, ठीक, ये भी आंकड़ा याद रखना है, दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1,60,955। कितना? 1,60,955। क्लियर? उसमें से मुझे लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है, थर्ड जेंडर मतदाता 790, थर्ड जेंडर मतदाता, ठीक, क्या आपका इसके लिए अलग से आपका मतदान केंद्र बनाया गया था, इसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो थर्ड जेंडर मतदाताओं की 790 और 17 प्रवासी पंजीकृत मतदाता, ठीक, प्रवासी पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी आपका? 17। दोनों 7 वाले आंकड़े में है, 790 और 17। क्लियर? ठीक, तो याद रखिएगा थर्ड जेंडर 790 और आपका टोटल प्रवासी पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना है? 17 है। तो ये आंकड़े थोड़ा सा अनुमानित तौर पर, एकदम एक एक डेटा रटा हो जरूरी नहीं है, एक अनुमान के आधार पर भी इनको आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग मतदान केंद्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक, मतदान केंद्र, जिसमें सबसे पहला, अगर हम कुल मतदान केंद्र, स्टार्टिंग में मैंने दोनों चरण में अलग अलग बताया है, टोटल अगर आप काउंट करते हैं तो 24,109। ठीक, कुल मतदान केंद्र की संख्या 24,109। ठीक, 24,109, जिसमें मैंने कहा कि लगभग 5,000 के आसपास प्रथम चरण में और 18,000 से 19,000 के आसपास किस चरण में? आपका दूसरे चरण में। तो टोटल मतदान केंद्र की संख्या 24,109 थी। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मतदान केंद्र, जैसे संगवारी मतदान केंद्र। क्या? संगवारी मतदान केंद्र। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए, जो मुख्य रूप से महिला मतदान दल के द्वारा, मतलब महिलाओं के द्वारा ये क्या था आपका? संचालित था, जिसे आप पिंक बूथ के नाम से जानते हैं, है ना, पिंक बूथ। मतलब टोटली जो है यहां पर जो संचालन है उस बूथ का, वो किसके द्वारा किया जा रहा है? आपका किया जा रहा था आपका महिलाओं के द्वारा। इस तरीके से संगवारी मतदान केंद्र, याद रखिए, किससे संबंधित है? महिला मतदान दल द्वारा संचालित मतदान केंद्र से। तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितना? 10, मतलब अगर पूरा काउंट करें 90। ठीक, तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 10 क्या थे? संगवारी मतदान केंद्र। तो 90 सीटें हैं, ठीक है, 90 विधानसभा, तो 90 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 900 आपका संगवारी मतदान केंद्र हो जाएगा। क्लियर है? तो संगवारी मतदान केंद्र याद रखिएगा, अगर प्रश्न आता है कि संगवारी मतदान केंद्र किससे संबंधित है, तो पोलिंग बूथ जो है, जो महिलाओं के द्वारा संचालित जो पोलिंग बूथ था, मतदान केंद्र था, उसे ही जो प्रत्येक विधानसभा में 10 की संख्या में थी, उसे कहा गया संगवारी मतदान केंद्र। उसके बाद रेनबो मतदान केंद्र। रेनबो याद रखेंगे, कांकेर जिले के पखांजूर में ट्रांसजेंडर के लिए, ये आप कह सकते हैं कि केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि भारत का पहला ऐसा मतदान केंद्र है जो पर्टिकुलर अलग से ट्रांसजेंडरों के लिए, ट्रांसजेंडर के मतदान के लिए अलग से क्या बनाया गया था? मतदान केंद्र बनाया गया था, पोलिंग बूथ बनाई गई थी। तो ये कहां पर? याद रखिएगा, कांकेर जिले के पखांजूर, ठीक, में ट्रांसजेंडर के लिए पृथक मतदान केंद्र बनाया गया था, जिसे रेनबो मतदान केंद्र क्या दिया गया है? नाम दिया गया है। याद रहेगा, कांकेर जिले के पखांजूर में, ठीक है, ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाया गया, उसे ही हमने क्या नाम दिया? रेनबो मतदान केंद्र। क्लियर है? उसके बाद मतदान मित्र। मतदान मित्र, तो सभी मतदान केंद्रों में जो भी वरिष्ठ अर्थात बुजुर्ग हैं, ठीक, या दिव्यांग है, उनके मतदाताओं की सहायता के लिए क्या बनाया गया था? मतदान मित्र। सभी मतदान केंद्र में बुजुर्ग जन और दिव्यांग जनों की सहायता करने के लिए अब मतदाता मित्र है, ताकि एक फ्रेंडली, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए आता है, वरिष्ठ है, वहां तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, ठीक है, या कोई दिव्यांग है, तो उनको सहायता दिया जा सके, एक मित्रता की तहत उनके साथ व्यवहार हो। इस तरीके से मतदान मित्र सभी मतदान केंद्रों में बुजुर्ग जनों या दिव्यांग मतदाताओं की सहायता हेतु मतदान मित्र उपस्थित रहे यहां पर। क्लियर है? इसके बाद याद रखेंगे
कि मतदान भारत निर्वाचन मतलब जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप एक मतदान केंद्र में अधिकतम मतदाताओं की संख्या जो निर्धारित की गई थी वो 1500, याद रखेंगे। ठीक, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की तरफ से किसी भी एक पोलिंग बूथ में अधिकतम, मतलब एक मतदान केंद्र में अधिकतम मतदाताओं की संख्या जो निर्धारित किया गया था 1500, मतलब यह था कि 1500 से ज्यादा कहीं पर भी आपके मतदाता नहीं हो सकते। ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह प्रावधान किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रकार अगर संख्या देखें तो संगवारी मतदान केंद्र की संख्या अगर प्रत्येक विधानसभा में 10 था तो टोटल कितने हो गए? 900। प्रत्येक विधानसभा में 10 तो टोटल संख्या 900। आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया था, प्रत्येक विधानसभा में 5 तो 90 है, तो 9 पचे 45 मतलब 450। दिव्यांग संचालित मतदान केंद्र 1, ठीक, तो प्रत्येक विधानसभा में 1 था मतलब 90। युवा संचालित मतदान केंद्र भी प्रत्येक विधानसभा में 1 और टोटल कितना आपका? 90। तो इस तरीके से संख्या में याद रखेंगे कि संगवारी मतदान केंद्र, आदर्श मतदान केंद्र, दिव्यांग संचालित मतदान केंद्र और युवा संचालित मतदान केंद्र। क्लियर है? अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जिसमें सबसे पहला, सबसे छोटा मतदान केंद्र, हो सकता है प्रश्न बन जाए इस बार। सबसे छोटा मतदान केंद्र सेराडांड, जिला कोरिया। सेराडांड, ठीक, जिला कोरिया। यह केवल छत्तीसगढ़ का ही नहीं, भारत का दूसरा सबसे छोटा मतदान केंद्र, जिसमें टोटल जो थे 5 मतदाता थे, 5 वोटर्स थे। टोटल यहां पर कितने? 5 मतदाताओं के लिए अलग से क्या एक मतदान केंद्र बनाया गया, और वो कहां पर? ठीक, जिला कोरिया के अंतर्गत आपका सेराडांड में। क्लियर है? सेराडांड। तो सेराडांड को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हो सकता है आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटा मतदान केंद्र कहां पर बनाया गया था, किस जिले में है? तो सेराडांड, कोरिया। क्लियर? केवल 5 मतदाता। देश का पहला रेनबो मतदान केंद्र, रेनबो, मैंने पहले कहा था कि ये जो रेनबो मतदान केंद्र न केवल छत्तीसगढ़ का बल्कि पूरे भारत का पहला ये मतदान केंद्र था। रेनबो किसके लिए? थर्ड जेंडर के मतदाताओं के लिए। ठीक, कहां पर? तो पखांजूर, कांकेर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद चुनई डुवाल। ये चुनई डुवाल जो है, ये जो आपको चित्र दिख रहा होगा, ये चुनई डुवाल है, जो मुख्य रूप से बीजापुर में, बीजापुर जैसे हमने शुभंकर के रूप में, ठीक, जो हमने पढ़ा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का चिरई जो आपका शुभंकर है, अलग से यहां पर क्या जो प्रावधान किया गया था, ठीक, बीजापुर के लिए चुनई डुवाल। ठीक, आप कह सकते हैं तो बीजापुर के लिए जो आपका शुभंकर रखा गया था वो चुनई डुवाल। निर्वाचित कुल महिला विधायक की संख्या, इस बार जो टोटल आपका चुनाव परिणाम में महिला विधायकों की संख्या रही है 19। ठीक, तो इसके बारे में आगे और हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो टोटल महिला विधायक की संख्या 19। सबसे अधिक मत पाने वाले प्रत्याशी, पूरे 90 विधानसभा सीटों में इंडिविजुअल जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त किया, जितने का अंतर नहीं, सबसे ज्यादा जिसे मत प्राप्त किया वो थे, ठीक, श्री विजय शर्मा जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं। 1,44,257 वोट इनको मिला। कवर्धा से आप विधायक चुनकर आए हैं, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक मत पाने वाले प्रत्याशी कौन थे? श्री विजय शर्मा। 1,44,257 विधानसभा क्षेत्र इनका कवर्धा। कुल निर्वाचित पुरुष 19, अगर महिला है तो निर्वाचित की संख्या 71 होगा निश्चित तौर पर। क्लियर? इसके अलावा डाक मतपत्र, ठीक, क्या डाक मतपत्र, ये क्या होता है डाक मतपत्र? ठीक, तो केंद्र निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कुछ क्राइटेरिया तय की गई है कि कौन डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। तो सबसे पहला 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के मतदाता, सबसे पहला 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के जो भी वृद्ध हैं, मतदाता हैं, ठीक है, वो इसमें शामिल होंगे डाक मतपत्र में। दूसरा 80 का आधा कर दीजिए 40% या इससे अधिक कोई दिव्यांग है। कहने का मतलब है कि उसकी जो दिव्यांगता है उसमें भी परसेंट होता है, तो 40% या इससे अधिक अगर वो दिव्यांग है तो वो भी इसके क्राइटेरिया में आएगा। तीसरा, कोविड-19 से कोई भी संदिग्ध है, ठीक,
या कोविड-19 से संक्रमित है ऐसा मतदाता, तो ऐसा कोई भी अगर 80 वर्ष से अधिक हो, 40% से या इससे अधिक आपका क्या हो, आपका दिव्यांग हो या कोविड-19 ठीक के मामले में संदिग्ध हो या आपका संक्रमित हो, ऐसा मतदाता का एक प्रारूप है 12घ, क्या है 12घ के माध्यम से निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक के 5 दिवस के अंदर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर डाक मतपत्र के माध्यम से घर पर ही क्या कर सकता है, वो मतदान कर सकता है। क्लियर है, याद रखेंगे ये क्राइटेरिया है और उसका एक प्रारूप है, फॉर्म का प्रारूप है 12घ, क्या 12घ, ठीक, क ख ग घ मतलब ABCD अर्थात 12D के अंतर्गत 12D क्या एक फॉर्म नंबर है और उसमें आपको ध्यान रखना है कि जिस तारीख को निर्वाचन की अधिसूचना जारी हुई उसके 5 दिन के भीतर आप रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास ये आवेदन देंगे, ठीक, और उसके माध्यम से फिर आप घर बैठे आपका डाक मतपत्र के माध्यम से अपना मतदान दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ जिसमें जितने लोगों को चुनाव में ड्यूटी लगता है, जितने भी चुनाव ड्यूटी करने वाले जितने भी आपके सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए भी डाक मतपत्र के माध्यम से आप मतदान करते हैं। क्लियर है, उनके लिए जो फॉर्म का प्रारूप है वो क्या है, आपका 12 है फॉर्म, ठीक, जो निर्धारित प्रारूप है वो 12 है। इस तरीके से डाक मतपत्र में कौन लोग शामिल होते हैं, कौन किसको इस क्राइटेरिया में रखा जाता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस पॉइंट को भी अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। कूट में बन सकता है डाक मतपत्र के माध्यम से सत्य या असत्य कथन छांटिए, जिसमें ये स्टेटमेंट बन सकते हैं, कौन शामिल होंगे कौन शामिल नहीं होंगे, कौन सा प्रारूप किसके लिए है, ठीक, सरकारी अधिकारी कर्मचारी के लिए प्रारूप कौन सा है 12 है और बाकी इन सभी के लिए 12घ है, तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्लियर है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से संबंधित, ठीक, जो कुछ ऐप लॉन्च किया गया था, ऐप बनाया गया था ताकि सही तरीके से पूरे कार्यों का संचालन किया जा सके। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो संबंधित ऐप है ये भी जानना है आपको। पहला सी विजिल, ठीक, ये जो था, अब जैसे विजिल से विजिलेंस से याद रखिएगा किसका, तो आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट के मामलों में शिकायत के निराकरण के लिए, ठीक, जो ऐप बनाया गया उसका नाम था सी विजिल। ये जो विजिल है वो मुख्य रूप से किसका कर रहा है, आचार संहिता संबंधित मामलों पर, कि अगर मान लीजिए कोड ऑफ कंडक्ट का कोई वायलेंस हो रहा है तो ये मुख्य रूप से विजिलेंस का काम कर रहा है, ठीक। तो आचार संहिता संबंधित मामलों या शिकायतों के निराकरण के लिए आयोग के द्वारा निर्मित ऐप क्या है, विजिल। तो विजिल से विजिलेंस याद रखेगा, किसके लिए, तो आचार संहिता से संबंधित मामलों एवं शिकायत के निराकरण के लिए। सुविधा, ठीक, सुविधा किसके लिए, तो सुविधा ऐप जो है, जो भी कैंडिडेट है अपना नामांकन फॉर्म एफिडेविट ऑनलाइन आप भर सकते थे, तो उनके लिए एक सुविधा दिया गया। जो भी कैंडिडेट थे, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार थे, उनके लिए एक सुविधा ऐप के माध्यम से क्या सुविधा दिया गया, तो कोई भी कैंडिडेट अपना नामांकन फॉर्म या एफिडेविट ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, आप भर सकते हैं। ये आपका इस ऐप के माध्यम से। वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, इसमें क्या था कि कोई भी नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम खोजना है कि वो कहां पर किस मतदाता सूची में उसका नाम है, ठीक, उसका पंजीकरण, संशोधन इत्यादि का विवरण खोजने के लिए आसान बनाने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप किया गया। कि अगर आपको मान लीजिए पता नहीं है कि आपको किस विधानसभा क्षेत्र में आपका नाम है वोटर आईडी से संबंधित, तो कोई भी, ये वोटर हेल्पलाइन नंबर था कि कोई भी नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम खोजना है, ठीक, पंजीकरण को लेकर या कुछ संशोधन करवाना है उसमें वोटर आईडी के अंतर्गत, तो इसकी जानकारी के लिए क्या था, वोटर हेल्पलाइन ऐप था। उसके बाद है सक्षम ऐप। सक्षम किसको बनाएंगे, जो दिव्यांग है, ठीक है। तो मुख्य रूप से दिव्यांग जनों की सुविधा के लिए आयोग द्वारा यह एप्लीकेशन विकसित किया गया, उसका नाम दिया गया सक्षम। क्लियर, सक्षम किसको करेंगे, जो दिव्यांग है। अब उनको मदद चाहिए किसी भी तरीके से, तो सक्षम बनाने के लिए दिव्यांग जनों की सुविधा के लिए, मान लीजिए कोई भी पोलिंग बूथ में कोई दिव्यांग गया, जैसे हमने अभी देखा पीछे में कि उनके लिए मित्र की व्यवस्था कही गई ताकि उनकी सहायता कर सके, तो वैसे ही अगर कोई दिक्कत आता है उनको, तो उनके लिए ऐप बनाया गया था सक्षम। दिव्यांग जनों की सुविधा के लिए आयोग के द्वारा जो ऐप बनाया गया उसका नाम क्या दिया गया, सक्षम। क्लियर। उसके बाद अगला जो ऐप है, ठीक, उसका नाम है वोटर टर्न आउट ऐप। वोटर टर्न आउट ऐप
इस एप्लीकेशन का उपयोग मतदान के दिवस कि किस तारीख को मतदान होना है, विधानसभा में कोई भी आपका मतलब दिवस, राज्य में विधानसभा वार में वोटर टर्नआउट अर्थात पुरुष महिला और थर्ड जेंडर की संख्या सहित देखा जा सकता। मतलब इसमें यह था कि इस आपके वोटर टर्नआउट ऐप के माध्यम से आप जान सकते थे कि एक आपका जैसे मान लीजिए कोई भी विधानसभा क्षेत्र है तो उसमें कितने पुरुष, कितना महिला, कितना थर्ड जेंडर मतदाता हैं, कितना दिव्यांगजन मतदाता हैं, ठीक। तो ऐसा कोई जानकारी अगर आपको प्राप्त करना होता तो आप वोटर टर्नआउट ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते थे। क्लियर है? वोटर टर्नआउट ऐप, इस मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर मतदान की तारीख मतलब मतदान का दिवस जिस दिन में होना है, विधानसभा में वोटर टर्नआउट मतलब पुरुष महिला और थर्ड जेंडर की संख्या, इसके माध्यम से आप देख सकते थे। उसके बाद NGS नेशनल ग्रीवेंस सर्विस पोर्टल, इस पोर्टल का उपयोग मतदाता द्वारा मतदान का जो परिचय है, परिचय पत्र, ठीक है, वोटर आईडी, मतदाता परिचय पत्र प्राप्त न होने पर, आवेदन फॉर्म का निराकरण न होने पर, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन की शिकायत दर्ज करने के लिए, ठीक। एक तो NGS था और इसके बाद विजिल भी हम लोग देखे आदर्श आचार संहिता के मामले में। तो NGS जो है मुख्य रूप से कि कोई भी अगर मतदाता है उसका मतदान परिचय पत्र यदि प्राप्त नहीं हुआ है, आवेदन फॉर्म का निराकरण ठीक अगर नहीं हुआ है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है, तो इस मामले पर आप क्या कर सकते हैं, इस ऐप का प्रयोग करके इसका निराकरण किया जा सकता था। उसी तरीके से ESMS, वो चार तो सबसे पहले जो पहले हमने देखा उसको याद रखना है जरूर। ESMS इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक। अब देखो सीजर से इसको थोड़ा सा कनेक्ट करके याद रखिएगा कि ये जो एप्लीकेशन है और राज्य में 1600 से अधिक स्थितियों मतलब क्या था, उड़न दस्ता मतलब एक टीम बनाई गई थी जो जाकर क्या करे, जांच करे, विजिलेंस करे। तो 1600 से अधिक स्थैतिक और दस्ता दल सभी प्रकार के जब्ती की कार्यवाही कर सके। मान लो कहीं पर कोई अवैध तरीके से पैसा बांट रहा है या शराब बांट रहा है या कोई भी ऐसी चीजें अगर बांट रहा है तो वो जब्ती बनाने के लिए उड़न दस्ता की एक टीम बनाई गई थी। और उसके लिए जो आपका जो ऐप था वो था क्या, ESMS इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम। एप्लीकेशन के माध्यम से राज्य के 1600 से अधिक स्थैतिक उड़न दस्ता दल सभी प्रकार के जब्ती सीजर की कार्यवाही कर सकते थे। इस ऐप के माध्यम से सीधा कार्यवाही कर सकते थे। लास्ट है KYC नो योर कैंडिडेट ऐप। इस ऐप के माध्यम से निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी, ठीक। तो किसी के कैंडिडेट के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी प्राप्त करना होता था तो KYC था, नो योर कैंडिडेट ऐप के माध्यम से आप उसके कैंडिडेट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे। क्लियर है? इसके बाद आते हैं अब मतदान के आंकड़े, जिसमें से यह जानना है कि कहां पर कितना % मतदान पड़ा। क्लियर है? ठीक। तो यह सारी जानकारी अपने को देखना है, सबसे ज्यादा, सबसे कम, जिला, निर्वाचन क्षेत्र, ये सारी बातें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखेंगे। देखिए, जैसे 2 चरण में मतदान हुआ, तो 2 चरण में मतदान हुआ तो उसका % जानना है आपको। अब देखो 75, 76, 78, 75, 76, 78 है। 78 और 5 के बीच में 76, ठीक, 76। देखो तीनों 7 वाले आंकड़े में हैं। अब पहले प्रथम चरण, पहले जो मतदान हुआ उसमें सबसे ज्यादा, भाई सबसे पहले मतदान हुआ तो सबसे ज्यादा भी हुआ। कितना हुआ? 78%। कितना हुआ? 78। बाद में मतलब दूसरा चरण का मतदान बाद में हुआ तो उसमें थोड़ा कम हुआ। कितना हुआ? 75.88। 75.88। पहले चरण में ज्यादा मतलब 78, दूसरे चरण में उससे कम, कितना? 75। दोनों के बीच में 76, ठीक। तो दोनों में मतलब अनुपात जब निकालेंगे दोनों का एक साथ तो बीच में ही आएगा। तो कुल मतदान का प्रतिशत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, ये इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आंकड़ा क्या याद रखना है, कुल जो है मतदान का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में 76.31%। 76.31%। क्लियर? 76.31% क्या है? कुल मतदान का प्रतिशत है, याद रहेगा। अब अगर 2018 की तुलना में अगर वृद्धि देखें कि कितना %, तो ये पीछे भी मैंने डिस्कस किया है, 9.5%, ठीक।
क्या हुआ है आपका, इसका वृद्धि हुआ। क्लियर है। अब आइए सर्वाधिक मतदान प्रतिशत और न्यूनतम मतदान प्रतिशत। आपको दो बातें याद रखना, एक जिला में और दूसरा मतदान जो आपका निर्वाचन क्षेत्र था उसमें। तो पहले आते जिला। जिला में है धमतरी, गरियाबंद, रायगढ़। ठीक, धमतरी, गरियाबंद, रायगढ़ पहले जिला का नाम। ठीक, तो धमतरी, तरी, गरी, रायगढ़। मगर देखा जाए तीनों में र वाले आ रहे हैं, धमतरी, तरी, गरी, रायगढ़। क्लियर। तो धमतरी, गरियाबंद, रायगढ़। ठीक, अब इसी के साथ ये क्या है, जिला में अधिकतम, इसी के साथ कनेक्ट करना है आपको क्या, ठीक, जिला में न्यूनतम। तो ठीक, बीजापुर, सुकमा, रायगढ़। क्या है, बीजापुर, सुकमा, रायगढ़। ठीक है, बीजापुर, सुकमा और रायगढ़, बेसूरा ऐसा करके याद रखना, बीजापुर, सुकमा और रायगढ़। ठीक, अब परसेंट आइए तो देखो क्या है, 86, 85, 83, बीच में यहां पर भी 84 नहीं है। ठीक, जैसे हम लोग वहां पर 78, 75, 76 देखे तो 77 नहीं था। वैसे आपको थोड़ा सा दिमाग में कोडिंग डिकोडिंग करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम हॉल में यह कंफ्यूजन होगा आपको। तो थोड़ा सा आपको दिमाग में कुछ ना कुछ कोडिंग करने की जरूरत है। देखिए 83, 84 नहीं है, 85, 86, 83, 85, 86, 83, 2, 85 और 1, 86, धमतरी 86, 85, 83। ठीक, 86.65, 85.02 और 83.97। अगर आपको यह भी याद है, जरूरी नहीं है कि एकदम पूरा एग्जैक्ट याद अगर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 83, 85 और 86 तो आप याद रखिएगा। सबसे ज्यादा 86.65, 85.02 और 83.97%। अब कम में आ जाइए जिला में, तो बीजापुर, सुकमा, रायगढ़, बीजापुर, सुकमा, रायगढ़। सबसे कम तो एक तो कम से कम आप खास करके धमतरी, बीजापुर, धमतरी, बीजापुर तो याद रखना ही है आपको, ये आप नहीं भूल सकते कि सबसे ज्यादा अगर जिला में परसेंट की बात किया जाए कि सबसे ज्यादा मतदान कहां पर हुआ है, तो जिला में धमतरी, जिला में कौन सा, धमतरी। और सबसे कम जिला में क्या, बीजापुर। क्या, बीजापुर। बीजापुर के बाद क्या है, सुकमा, सुकमा के बाद रायगढ़। तो 48.37% सबसे कम बीजापुर और सबसे ज्यादा 86.65% कहां पर, धमतरी में। फिर बीजापुर के बाद सुकमा, मतलब दोनों ये साउथ के ही आपके जिले हैं। सुकमा 63.14 और रायपुर में 65.92%। ठीक है, तो दो आपका अगर देखा जाए तो साउथ में एक रायपुर में, बीजापुर, सुकमा 48.37, 63.14% और रायपुर में 65.92% है। अब आते हैं निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र में देखिए सबसे ज्यादा कुरुद, सबसे ज्यादा कहां पर, कुरुद में 90.15% यहां पर मतदान हुआ है। ठीक, कहां पर, कुरुद में। और जो निर्वाचन क्षेत्र और जिला दोनों में ही क्या है आपका, बीजापुर ही सबसे कम है। क्लियर, 48.37 और वही आपका विधानसभा क्षेत्र, तो सेम 48.37% क्या है आपका निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी है। क्लियर है। उसके बाद कुरुद और धमतरी में ही अगर देखें तो सिहावा, उसके बाद खरसिया, कुरुद, सिहावा और खरसिया। ठीक, कुरुद, सिहावा और आपका खरसिया। तो 90, 87, 86, 87 और फिर 90, 86, 87 और 3, 90। तो कुरुद में 90.15%, सिहावा में 87.64% और खरसिया में 86.67%। तो ये 87.64 है और एक कम 86.67, 6467। क्लियर है। ठीक, तो ये 86, 87 और फिर 90, 90.15%। 65, 63, 48, सबसे कम 48, फिर 63 सुकमा में, रायपुर में आपका 65। क्लियर है। निर्वाचन क्षेत्र में देखिए रायपुर में दो, एक तो सबसे कम बीजापुर है ही निर्वाचन क्षेत्र में, फिर आपका रायपुर उत्तर और रायपुर पश्चिम। क्लियर है। बीजापुर के अंतर्गत मतलब सबसे कम में, चाहे जिला में हो या निर्वाचन क्षेत्र में, आपको बीजापुर ही याद रखना है। और निर्वाचन क्षेत्र में रायपुर उत्तर और रायपुर पश्चिम। ठीक, रायपुर उत्तर में 55.59 और रायपुर पश्चिम में 55.94% है। तो ये भी आंकड़े काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से इसको दिमाग में कोडिंग के माध्यम से, कहां पर 75 है, 78 है, 76 है, खास करके 2-3 आंकड़े
इंपॉर्टेंट, एक आपका ए, क्या, कुल मतदान प्रतिशत, दूसरा जिला में सबसे ज्यादा धमतरी, सबसे कम बीजापुर, ठीक, निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा कुरुद, सबसे कम बीजापुर। ये कम से कम इतनी तो आपको याद होना ही चाहिए। क्लियर है? चलिए अब आते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो पार्टी सम्मिलित हुई, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी, उसकी संख्या थी 7। कितनी थी टोटल? 7 पार्टी इसमें क्या हुए? सम्मिलित हुए। कितने हुए? 7 दल ने इस चुनाव में भाग लिया, जिसमें 4 जो है वह राष्ट्रीय पार्टी। जैसे अभी हम बात करें तो भारत में टोटल राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 है। कितना है? नेशनलाइज पार्टी की संख्या 6 है और क्षेत्रीय पार्टी की संख्या लगभग 56 है। ठीक, नेशनलाइज पार्टी की संख्या कितना है? 4 है। जो रीजनल पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी है उसकी संख्या लगभग 56 है। और जो पंजीकृत, जो रजिस्टर्ड पार्टी है, ठीक, उसके संख्या लगभग 2796 है। कितना? 2796 है। क्लियर? जो लास्ट निर्वाचन आयोग का जो आंकड़े है वह ये संख्या आपको दे। तो इसमें खास करके याद रखिएगा जो नेशनल पार्टी की संख्या वो कितनी है? आपका 6 है। 6 में से 4 छत्तीसगढ़ के चुनाव में पार्टिसिपेट किए। आप सभी जानते हैं बीजेपी कांग्रेस तो है ही, इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो 6 में से 4 आईएनसी, बीजेपी, बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी। ठीक, ये 4 राष्ट्रीय पार्टी। इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, जिसके संस्थापक श्री अजीत जोगी जी थे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 सीटों पर इन्होंने चुनाव जीता है, तो ये चुनाव चिन्ह जानना जरूरी है। आरई इनका चुनाव चिन्ह है। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, ठीक, ये भी आपका क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो चुनाव चिन्ह है जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी का, वो छड़ी, क्या था? छड़ी था। गोंडवाना गणतंत्र का याद रखिएगा क्या है? आरी, और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी का क्या था? आपका छड़ी। बाकी ये चुनाव चिन्ह तो आप अच्छे से परिचित ही हैं। तो टोटल याद रखिएगा कितने? 7 शामिल हुए थे। क्लियर है? अब थोड़ा सा इनमें से बाकी पार्टियों के बारे में तो हम संविधान में बहुत डिटेल से बीजेपी की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना, सारी बातें हम संविधान में जरूर करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। ठीक है, इसके संस्थापक जो है वो हीरा सिंह मरकाम। संस्थापक कौन थे? हीरा सिंह मरकाम। इसका जो गठन हुआ है 13 जनवरी 1991 को। कब? 13 जनवरी 1991। चुनाव चिन्ह अभी हमने देखा क्या? आरी इनका चुनाव चिन्ह है। ठीक, ये आपके हीरा सिंह मरकाम है। कौन? हीरा सिंह मरकाम। 13 जनवरी 1991 चुनाव चिन्ह आरी। मुख्यालय तिवरता गांव कटघोरा में, ठीक, जिला कोरबा इनका मुख्यालय इस पार्टी का। वर्तमान प्रमुख तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम है। कौन? ये तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम। और यही आपके वर्तमान पाली तानाखार जो विधानसभा है वहां से आप विधायक के रूप में निर्वाचित हुए हैं। ठीक, विधानसभा क्षेत्र इनका क्या है? पाली तानाखार। किसका? तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम का। ठीक है, जो अन्य में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा सिर्फ 1 सीटें जो अन्य पार्टी ने जीती है वो गोंडवाना गणतंत्र से है और उनका नाम है तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम। क्लियर है? तो ये आंकड़े भी याद रखना है आपको। अब आते हैं फाइनली, अब ये चुनाव की सारी प्रक्रिया हमने ये जान लिया कि चुनाव कब हुआ, कितनी सीटों पर हुआ, ठीक, कितने चरण में हुआ, कब अनाउंसमेंट हुआ। ठीक है, सारी महत्वपूर्ण बातें हम चुनाव के संदर्भ में हमने देखा। अब आते हैं चुनाव के परिणाम पर। चुनाव मतदान होने के बाद अब आते हैं परिणाम पर। तो परिणाम के संदर्भ में सबसे पहले आप सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी 90 में से 54 सीटें किसके पास? बीजेपी। 35 सीटें कांग्रेस और 1 जो है अन्य अर्थात गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ठीक, से चुनकर आए हैं। क्लियर है? तो 54, 35, 1 ये तो आपको बिल्कुल ही याद होना चाहिए। 54, 35, 1 54 बीजेपी, 54 के साथ, ठीक, पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया। क्लियर है? तो 54 और 35 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 1 गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को विजय प्राप्त हुआ है। क्लियर है? अब वोट शेयर में आते हैं कि ये जो आपका अलग अलग पार्टियां हैं उन पार्टियों का वोट शेयर क्या रहा। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी के पास 46.27%। कितना वोट शेयर है? 46.27% बीजेपी। फिर सबसे दूसरे नंबर पे
42.27 पर, मतलब वोट शेयर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग 4% का अंतर है। ठीक, कितना परसेंट का? 4%। तो 42 दशमलव, बस अंतर याद रखिएगा, 4 तो याद रहेगा आपको, 46.27, 42.27% क्या है, किसका है? आपका, ठीक, आईएनसी का है। बहुजन समाजवादी पार्टी को 2% लगभग 2.05। नोटा में याद रखिएगा, नोटा में छत्तीसगढ़ में 1.26%। अगर आपसे पूछे कि कौन सी आपकी पार्टियां जो नोटा से भी कम प्राप्त हुआ है, तो जनता कांग्रेस को, ठीक, नोटा से कम मिला है, आम आदमी पार्टी को नोटा से कम मिला है, बाकी जो भी अन्य पार्टियां चुनाव लड़ी वो सब, बाकी 3 पार्टियों को छोड़कर सभी को क्या, नोटा से कम प्राप्त हुआ। यह भी महत्वपूर्ण बात है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका वोट शेयर याद रखेंगे। अब आते हैं कि जो चुनाव परिणाम में सबसे अधिक मतों के अंतर से जीतने वाले कौन थे, ठीक, और सबसे कम अंतर से चुनाव किसने जीता, यह भी आंकड़े जरूरी हो जाता है। आप सभी बेहतर तरीके से मालूम हुआ कि बृजमोहन अग्रवाल, श्री बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार हुए। ठीक, जिनका निर्वाचन क्षेत्र रायपुर दक्षिण है। कौन सा है? रायपुर दक्षिण। कितने वोट से जीते हैं? 67,719। ठीक, 67719, 67,719 मतों से आप चुनाव जीते हैं। क्लियर है? उसके बाद दूसरे नंबर पर श्री ओपी चौधरी जी, जिन्होंने 64,443 वोट से आप जीते। रायगढ़ आपका विधानसभा क्षेत्र है। श्री अरूण साव 45,891 वोट, इनका विधानसभा क्षेत्र लोरमी। और तीनों के तीनों अभी वर्तमान में मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में शामिल है। क्लियर है? अरूण साव डिप्टी सीएम हैं, ओपी चौधरी वित्त मंत्री हैं, बृजमोहन अग्रवाल शिक्षा मंत्री हैं। तो 67,719 रायपुर दक्षिण, बृजमोहन अग्रवाल। श्री ओपी चौधरी 64,443 वोट से रायगढ़। श्री अरूण साव, ठीक, 45,891 वोटों से वो आपका विधानसभा क्षेत्र क्या है? लोरमी। तो एक कम से कम याद रखना है, ज्यादा अगर याद नहीं हो पाता है तो सबसे अधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवार कौन? श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, 67,719। क्लियर? उसके बाद एक आप इधर याद रखें और एक कम से कम इधर याद रखना है। सबसे कम अंतर से चुनाव जीतने वाले श्री आसाराम नेताम, आसाराम नेताम कांकेर से। आसाराम नेताम कांग्रेस, आसाराम नेताम आपका कहां से? कांकेर से। कांकेर से केवल और केवल कितने मतों से? 16 मतों से आप क्या रहे? विजय रहे। मतलब मत का अंतर जो रहा वो केवल 16 मत रहा। आसाराम नेताम। फिर राजेश अग्रवाल, बहुत चर्चित अंबिकापुर विधानसभा सीट, आप सभी मालूम है। ठीक, वहां से छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री श्री टी एस सिंहदेव को उन्होंने पराजित किया और केवल कितने? 94 मतों से आप चुनाव जीते हैं अंबिकापुर। इसके बाद तीसरा जो सबसे कम अंतर रहा है श्रीमती गोमती साय, 255 वोट से पत्थलगांव सीट। क्लियर? तो खास करके एक तो जरूर याद रखिए, सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीतने वाले बृजमोहन अग्रवाल जी। अंतर कितना? 67,719। सबसे कम मतों से चुनाव जीतने वाले जो हैं वो आसाराम नेताम। ठीक, 16 मत। कहां? विधानसभा जो क्षेत्र वो कौन सा? आपका कांकेर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब संभाग के अनुसार यदि हम चुनाव परिणाम अगर देखें तो पहले तो यह सीट भी आपको जानना जरूरी है कि किस संभाग में कितनी विधानसभा की सीटें हैं। तो देखिए, सरगुजा में 14 है और इसमें भी अगर पूछता कि सबसे ज्यादा 5 संभागों में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट किस संभाग में है? बिलासपुर में। किस संभाग में? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिलासपुर संभाग में 24, सबसे ज्यादा संभाग वाइज विधानसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा बिलासपुर। ठीक, बिलासपुर के बाद दुर्ग और रायपुर दोनों बराबर है 20-20। सबसे कम बस्तर संभाग में, सबसे कम 12 सीटें बस्तर में। क्लियर है? तो सरगुजा 14, सबसे ऊपर में 14 और सबसे नीचे बस्तर में 12, 2 कम। फिर बिलासपुर सबसे ज्यादा 24। ठीक, और आपका दुर्ग और रायपुर दोनों बराबर है। यह भी पूछा जा सकता है किन 2 संभागों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? तो आंसर क्या होगा? दुर्ग और रायपुर। क्लियर? दुर्ग और रायपुर बन जाएगा। अब इसमें इन सीटों में से किस पार्टी को मिली है? तो याद रखेंगे, सरगुजा के 14 में से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली।
जो सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका, ठीक है, ये रहा। तो 14 में से पूरा 14 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को एक भी नहीं मिला है। बिलासपुर के 24 सीटों में से 10 भाजपा, ठीक, और 13 आपको कांग्रेस को, और एक जो है जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को गया है, ठीक। तो इस तरीके से टोटल 24 में से 10, 13, 1। उसके बाद दुर्ग में, जैसे देखिए यहां पर संभाग में सीटों की संख्या बराबर है, लेकिन यहां पर प्राप्त वाले में बिलासपुर और दुर्ग में दोनों को बराबर, मतलब बीजेपी को 10-10 मिला है। क्लियर है? बिलासपुर से 10 24 में से, दुर्ग में 20 में से 10, रायपुर में 20 में से 12, बस्तर में से 12 में से आपका कितना, 8। क्लियर है? और इधर कांग्रेस को सरगुजा में एक भी नहीं है, बिलासपुर में आपको 13, दुर्ग में आपका 10, रायपुर में 8 और बस्तर में कितना आपका, 4। तो ये टोटल 54 सीटों पर भाजपा और 35 सीटों पर कांग्रेस और एक गोंडवाना गणतंत्र को प्राप्त हुआ है। तो ये संभाग वाइज आप ये भी आंकड़े थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्लियर है? अब आते हैं कुछ विशेष तथ्य, जैसे जितने भी 9 निर्वाचित विधायक हैं उसमें सबसे युवा विधायक, सबसे युवा अर्थात सबसे कम उम्र की बात करें तो कविता प्राण लहरे। कौन? कविता प्राण लहरे, जिनकी आयु मात्र 30 वर्ष। इनका विधानसभा क्षेत्र जो है वो बिलाईगढ़। दूसरा राम पुकार टोप्पो, काफी फेमस, आप सभी जानते हैं, ठीक, सेना से है, आप पूर्व में सेना में थे आप। रायपुर राम कुमार टोप्पो, जो सीतापुर के जो विधायक अमरजीत भगत जो कैबिनेट मंत्री थे पूर्व के सरकार में, उनको इन्होंने पराजित किया है। मात्र 31 वर्ष की आयु में राम कुमार टोप्पो, ठीक, विधायक बने। उसके बाद तीसरा लक्ष्मी राजवाड़े, आप सभी जानते हैं वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्री है छत्तीसगढ़ शासन में। लक्ष्मी राजवाड़े, उनकी भी आयु मात्र 31 वर्ष में, ठीक, 31 वर्ष में आप कैबिनेट मंत्री के पद पर आप बनी हैं और आपका निर्वाचन क्षेत्र कहां पर है, ठीक, भटगांव है। क्लियर है? तो कविता प्राण लहरे सबसे युवा, फिर राम कुमार टोप्पो और लक्ष्मी राजवाड़े, दोनों का उम्र लगभग 31 वर्ष। नवनिर्वाचित विधायक में सबसे अधिक उम्र की बात किया जाए, सबसे सीनियर तो डोमन लाल कोरसेवाड़ा, 75 वर्ष, अहिरवारा से। क्लियर? सबसे अधिक डोमन लाल कोरसेवाड़ा, उनका विधानसभा क्षेत्र कहां पर है, अहिरवारा। इन सभी में अगर बात करूं शपथ ओथ की बात, ठीक, विधायकों में, तो इस बार संस्कृत में शपथ लेने वाले विधायकों की संख्या 6। संस्कृत में शपथ कितने लोगों ने लिया? 6, जिसमें से केदार कश्यप, लता उसेंडी, विद्यावती सिदार, चैतराम अटामी, प्रेमचंद पटेल, गुरु खुशवंत साहेब, इन लोगों ने क्या लिया है, किसमें? संस्कृत में। संस्कृत में, ठीक, जिसमें से एक केदार कश्यप, लता उसेंडी, ठीक है, गुरु खुशवंत साहेब, ऐसे कुछ नाम फेमस नाम है जिनको अच्छे से याद रखिएगा। तो केदार कश्यप, लता उसेंडी, विद्यावती सिदार, चैतराम अटामी, प्रेमचंद पटेल और गुरु खुशवंत साहेब, ये संस्कृत में शपथ लेने वाले क्या हैं, आपके विधायक हैं। टोटल संख्या 6, और पहली बार, ठीक, इतनी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ी में शपथ लेने वाले, ठीक है, आपके विधायकों की संख्या कितनी? 31। और 31 और 6 37 हो गया। बाकी जितने 53 बच गए वो सब किस भाषा में? हिंदी भाषा में शपथ लिए। क्लियर है? ठीक। तो इस तरीके से शपथ के अंतर्गत आप सभी को मालूम है कि संविधान के अनुसार प्रोटेम स्पीकर को जो शपथ है वो राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। ठीक, राज्यपाल के द्वारा उनकी नियुक्ति होती है और बाकी अन्य जो 89 मेंबर्स होंगे उन सभी को शपथ दिलाने का कार्य जो है वो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आपको याद रखना है। अब जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस 6वीं विधानसभा में टोटल महिला विधायकों की संख्या जो है वो 19 है। कितना है? टोटल महिला विधायकों की संख्या 19। तो आपको तो सबसे पहले ये आंकड़ा याद रखना ही है, कितना? 19। अब 19 में से अगर आप देखेंगे तो 19 में से 10, ठीक, 10 तो एसटी हैं, 10 क्या है? एसटी हैं, और 5 जो है क्या है? आपके एससी हैं, मतलब 15। टोटल 19 में से 15 जो विधायक हैं वो आरक्षित हैं। क्या है? आपके रिजर्व कोटे से है। ठीक, तो 10 और 5 15, केवल 4 जो हैं वो आपके सामान्य वर्ग से हैं। ठीक है, इसमें से अगर बात करें टोटल 19 में से, तो 19 में से अगर देखिएगा आप
तो 19 में से आईएनसी से लगभग कितने हैं? 11 हैं। और भारतीय जनता पार्टी से इसकी संख्या कितनी है? 8। 11 और 8 19। ठीक। महिलाओं में भी अगर पार्टी वाइज अगर बात करूं मैं, तो आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 11 और भारतीय जनता पार्टी से कितना? आपका 8 आपके विधायक, महिला विधायक चुनकर गए हैं। ठीक है। अब इनका ये क्या है? विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक है। ठीक। और विधायक और उधर पार्टी का नाम है। तो खास करके इनका विधानसभा क्षेत्र आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए। ठीक। तो मुख्य रूप से अगर आप सरगुजा में देखेंगे तो भरतपुर सोनहट, ठीक, जो एसटी सीट है रेणुका सिंह, ठीक, जो पूर्व सांसद थी, ठीक, वो आपका विधानसभा में भरतपुर सोनहट से आपने चुनाव लड़ा, श्रीमती रेणुका सिंह। भटगांव ये तो आपको याद रखना ही है ना, क्योंकि अभी वर्तमान में आप कैबिनेट मंत्री हैं श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े। ठीक है। तो ये श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ये आपके कहां? भटगांव। फिर प्रतापपुर विधानसभा सीट एबीएसटी श्रीमती शकुंतला सिंह पोरते। फिर उसके बाद सामरी विधानसभा में उद्धेश्वरी पैकरा, सामरी में उद्धेश्वरी पैकरा। उसके बाद जसपुर में, ठीक, जसपुर में श्रीमती रायमुनि भगत। पत्थलगांव में श्रीमती गोमती साय। लेलुंगा, ठीक, लेलुंगा रायगढ़ श्रीमती विद्यावती सिदार। सारंगगढ़ में, ठीक, श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े। पामगढ़ में, ठीक है, आपका श्रीमती शेषराज हरवंश। सरायपाली श्रीमती चातुरी नंद। इसके बाद बिलाईगढ़ श्रीमती कविता प्राण लहरे, ठीक, जो सबसे कम उम्र की आपका युवा विधायक हैं। ठीक, बिलाईगढ़ याद रखिएगा। ठीक, श्रीमती कविता प्राण लहरे। सिहावा, ठीक, श्रीमती अंबिका मरकाम। उसके बाद संजारी श्रीमती संगीता सिन्हा। डोंडी लोहारा, ठीक, श्रीमती अनिला भेड़िया। पंडरिया, ठीक, पंडरिया में श्रीमती भावना बोहरा। इसके बाद खैरागढ़ श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा। ठीक, डोंगरगढ़ श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल। भानु प्रतापपुर, ठीक, श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी। और कोंडागांव सुश्री लता उसेंडी। अब देखिए, अब ये जरूरी नहीं है कि आप इसको एक एक को आप अगर रटें माई दबे भूल जाएं, तो इतना एक एक चीज को बहुत कम चांसेस है कि सारे विधायकों का निर्वाचन क्षेत्र आपको याद हो सके। याद होता है तो बहुत अच्छी बात है। जिसमें से फेमस कुछ अगर याद रखेंगे तो उतने से कम क्वेश्चन, जैसे भटगांव आपको याद होना चाहिए, भरतपुर सोनहट याद होना चाहिए, मतलब जो हाईलाइटेड है। इसके बाद अनिला भेड़िया, पूर्व में आप मंत्री थी, उनका निर्वाचन क्षेत्र आपको होना चाहिए। लता उसेंडी का आपका निर्वाचन क्षेत्र हो। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि सारा, जैसे बिलाईगढ़ है तो सबसे युवा हैं, ठीक, श्रीमती आपका बिलाईगढ़ से कविता प्राण लहरे। तो ऐसे कुछ नाम आपको कम से कम याद रखना चाहिए। और बाकी मैंने बताया कि 19 में से 10 एसटी और 5 आपका अनुसूचित जाति से, मतलब टोटल आरक्षित, मतलब 19 में से 15 लोग आरक्षित हैं। ठीक। और इस तरीके से आपके ये 19 विधायकों की लिस्ट है, जिसमें से फेमस ही आपको याद रखना है। जरूरी नहीं है कि सारे आपके विधायकों को आपको याद हो। क्लियर है? ठीक। अगर आपको मैप में इस तरीके से अगर आप याद कर पाए तो और बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना जानने की जरूरत नहीं है। एग्जाम निकालने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखकर आप एग्जाम, अब बहुत सब कुछ पढ़ के अब आपको लगता है कि केवल यही तो फोकस नहीं करना, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ना है, तो इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र है उसको आप ध्यान में रखकर निश्चित तौर पर आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। खासकर संख्या तो जरूर आपको याद रखना है। और परसेंट की बात करूं तो यह भी याद रखिएगा 21.11%। अगर छत्तीसगढ़ में विधानसभा में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो कितना, 21.11%। ये भी आपको पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छठवीं विधानसभा के अंतर्गत कुछ प्रमुख पदाधिकारी, जैसे प्रोटेम स्पीकर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नवीन विधानसभा जब भी बनता है तो उस नवीन विधानसभा में जितने भी उम्मीदवार निर्वाचित होते हैं, उन निर्वाचित उम्मीदवारों में से जो सबसे सीनियर आपके विधायक होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। इस तरीके से सामान्यतः सबसे ज्यादा बार जो विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे, 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी थे। ठीक, लेकिन किसी कारणवश से उन्होंने मना किया, तो श्री रामविचार नेताम जो 6वीं बार विधानसभा में चुनाव जीतकर पहुंचे हैं, उनको क्या बनाया गया, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। 6वीं विधानसभा है
तो इनका क्रम भी जो होगा आपका प्रोटेम स्पीकर का वो कौन सा होगा, छठवां होगा। कौन सा होगा, छठवां। ठीक, छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा के जो प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे आप सभी जानते हैं वो कौन, महेंद्र बहादुर सिंह। महेंद्र बहादुर सिंह। ठीक, ये सब छत्तीसगढ़ के प्रशासन में इनका पूरा क्रम हम लोग याद करते हैं। अभी करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला और आखिरी तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए कि पहले जो आपके प्रोटेम स्पीकर थे महेंद्र बहादुर सिंह, और अभी छठवें क्रम में कौन है, श्री रामविचार नेताम। क्लियर है, छठवें क्रम के प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम। ठीक, प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, पहले बैठक की अध्यक्षता करना, सारे जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको शपथ दिलाना, और स्थायी जो अध्यक्ष हैं स्पीकर का चुनाव कराना। जैसे ही परमानेंट स्पीकर चुन लिए जाते हैं प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद आते हैं विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष तो छठवीं विधानसभा के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो पूर्व 3 बार के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। किसे, डॉक्टर रमन सिंह, जिनका निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव है। तो ये भी अगर विधानसभा के अध्यक्ष का क्रम देखा जाए तो ये भी क्रम में कौन से नंबर, छठवां। ठीक, छठवें क्रम के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, आपका डॉक्टर रमन सिंह। ठीक, पहले जो थे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल पहले विधानसभा के अध्यक्ष हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल पहले विधानसभा के अध्यक्ष, और छठवें नंबर के कौन है, आपका डॉक्टर रमन सिंह। क्लियर है। तो विधानसभा के अध्यक्ष जो है उन्हीं विधानसभा के सदस्यों में से ही बहुमत के आधार पर किसी एक सदस्य को विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जाती है। क्लियर। उसके बाद अभी वर्तमान में बात करें नेता प्रतिपक्ष। ठीक, क्या, नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष या आप कह लीजिए विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता, देखिए संविधान में प्रावधान है कि विपक्ष का नेता या नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी पार्टी के पास टोटल जो भी विधानसभा की सीट है मतलब 90 है, तो 90 का 10% आपके पास मतलब जिस भी पार्टी के पास होगा, ठीक, वह पार्टी ही क्या है, नेता प्रतिपक्ष के लिए योग्य होता है। ठीक, और नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया जाता है। संविधान में इसके बारे में हम बहुत विस्तार से पढ़ते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से छठवीं जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं वो है डॉक्टर चरणदास महंत, जो पूर्व में विधानसभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। क्लियर। अब याद रखें इनका अगर क्रम पूछता है नेता प्रतिपक्ष का तो ये 7वां होगा। ठीक, 7वें क्रम के हैं। किस क्रम के हैं, छठवीं विधानसभा है लेकिन क्रम इनका 7वां। क्यों, क्योंकि इससे पहले जो 5वीं विधानसभा थी उस 5वीं विधानसभा में 2 नेता प्रतिपक्ष हुए। ठीक, पहले धर्मलाल कौशिक थे, उसके बाद आखिरी समय में नारायण चंदेल जी को बनाया गया था नेता प्रतिपक्ष के रूप में। तो 5वीं विधानसभा में 2 नेता प्रतिपक्ष हुए। इस तरीके से छठवीं विधानसभा में इस नेता प्रतिपक्ष का जो क्रम होगा वो क्या होगा, आपका 7वां। ठीक, और पहले नेता प्रतिपक्ष के रूप में कौन, नंद कुमार साय। पहले नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय, जब श्री अजीत जोगी जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय क्या नेता प्रतिपक्ष के रूप में नंद कुमार साय थे। ठीक, अभी डॉक्टर चरणदास महंत। तो ये आप याद रखेंगे इसके संदर्भ में। अब आते हैं शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह। ठीक, शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन तिथि कब है, 13 दिसंबर 2023। कब है, 13 दिसंबर 2023। ठीक, ये आपका दिख रहा होगा शपथ ग्रहण समारोह 13 दिसंबर 2023, जिसमें देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, ठीक है, और भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री का यहाँ पर आगमन हुआ था और उन्हीं के सानिध्य में ये आपका शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। आयोजन तिथि 13 दिसंबर 2023 को। आयोजन स्थल कहाँ पर, साइंस कॉलेज मैदान रायपुर। ठीक, प्रथम कैबिनेट की जो बैठक हुई वो हुआ 14 दिसंबर 2023 को। 13 दिसंबर को जो आपका शपथ ग्रहण हुआ और जस्ट उसके बाद उसी दिन उस शपथ ग्रहण समारोह में 3 लोगों ने मुख्यतः आपने देखा होगा कि शपथ लिए। एक माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और इसके बाद 2 उप मुख्यमंत्री, ठीक है, अर्थात श्री अरुण साव जी और विजय शर्मा जी। इन लोगों ने, ठीक है, श्री विजय शर्मा जी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। वैसे
उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का पद संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, है ना। संवैधानिक तरीके की बात किया जाए तो उनका शपथ जो होना था वो मंत्री के रूप में होना था और फिर आपको उप मुख्यमंत्री के रूप में दर्जा दिया जा, वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से दिया जाता था, वरना संविधान में कहीं पर उप मुख्यमंत्री के शपथ का ऐसा कोई विशेष उल्लेख नहीं है। क्लियर है। बस इतना ही है कि सारे जो कैबिनेट मंत्री हैं उन कैबिनेट मंत्री में कहते हैं ना कि बराबर में ऊपर हैं, कैबिनेट मंत्रियों के बराबर, लेकिन उनमें ऊपर है क्या आपका, ठीक, सीएम के बाद डिप्टी सीएम। ठीक, तो विधानसभा का जो आपका प्रथम कैबिनेट की बैठक हुई 14 दिसंबर को, यह भी याद रखिएगा। विधानसभा सत्र का आयोजन जो हुआ 3 दिन चला था, पहला आपका सत्र 19 से 21 दिसंबर 2023। क्लियर है। उसके बाद अब आते हैं माननीय मुख्यमंत्री, ठीक, श्री विष्णुदेव साय जी के बारे में। श्री विष्णुदेव साय, जैसा कि आपको मालूम है कि संविधान के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और संसदीय परंपरा के अनुरूप विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। वो अलग बात है कि व्यवहारिकता में हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री का डिसीजन होने में एक लंबा समय निकल जाता है, एक समय लग जाता है, बट ये संवैधानिक प्रक्रिया यही है कि राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। कुछ कंडीशन है, जब उनकी डिस्क्रेशनरी पावर है, जहां पर डिस्क्रेशनरी का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते, ये सारी बातें हम संविधान के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्लियर है। तो देखिए, सबसे पहला अगर श्री विष्णुदेव साय जी की कुछ राजनीतिक करियर की बात किया जाए तो आपकी राजनीतिक करियर की शुरुआत 1989 में एक पंच के रूप में, ठीक, अर्थात उनका जो गांव है बगिया, ठीक, उस बगिया गांव के अंतर्गत, जब मध्य प्रदेश था तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत बगिया गांव, तो बगिया गांव में सबसे पहले जो ग्राम पंचायत बगिया था वहां से आप एक पंच के रूप में सबसे पहले अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की 1989 में। और पंच से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक का एक सफर काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है राजनीतिक क्षेत्र में, ठीक है, कि पंच से उठकर इस आपके राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में आप वर्तमान में पदस्थ हैं। तो इनके बारे में जानना थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अर्थात सबसे पहले बगिया गांव से 1989 में आप ग्राम पंचायत में पंच के रूप में निर्वाचित हुए। उसके बाद 1990 में, ठीक, 1990 में उसी ग्राम पंचायत से आप सरपंच बने, ठीक है। सरपंच के बाद आपका कार्यकाल चालू होता है विधानसभा का, ठीक है। तो विधानसभा में मध्य प्रदेश विधानसभा तबकरा से 1990 और 98, ठीक, 2 बार आप विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायक के रूप में चुनकर आए, 2 कार्यकाल, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य कुनकुरी से, ठीक है, मतलब आपके तबकरा से, उसके बाद कुनकुरी। लोकसभा में लगातार 13, 14, 15, 16, 13वीं लोकसभा 99, 14वीं 2000, 15वीं 2009, 16वीं लोकसभा आपका 2014, लगातार 4, ठीक है, 4 लोकसभा में लगातार आप 4 बार सांसद चुनकर आए हैं और आपका विधानसभा क्षेत्र रहा है कौन सा, रायगढ़। क्लियर है, ठीक, 13वीं लोकसभा, 14वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा, लगातार 4 बार आप रायगढ़ से सांसद के रूप में चुनकर आए हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री, व्यक्तिगत तौर पर बात करूं मैं तो चौथे मुख्यमंत्री, पहले अजीत जोगी जो निर्वाचित नहीं थे, है ना, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर रमन सिंह जो लगातार 3 बार आप मुख्यमंत्री के रूप में रहे। क्लियर है। तो इस तरीके से पहले अजीत जोगी, दूसरे डॉक्टर रमन सिंह, ठीक, तीसरे श्री भूपेश बघेल और चौथे कौन है, श्री विष्णुदेव साय जी, ठीक। अगर कार्यकाल का क्रम देखा जाए तो 6वां है विधानसभा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो कौन है, चौथे मुख्यमंत्री हैं, कार्यकाल के आधार पर 6वें विधानसभा के मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ के दूसरे आदिवासी मुख्यमंत्री, क्योंकि प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में श्री अजीत जोगी जी को लिया जाता है, तो दूसरे आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में श्री विष्णुदेव साय जी हैं। तो इनके राजनीतिक करियर के बारे में याद रखिएगा। 1989 से अपने पंच के रूप में आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और पंच से लेकर सीएम बनने तक का एक राजनीतिक सफर। क्लियर है। तो इस तरीके से श्री विष्णुदेव साय जी के बारे में याद रखें। इसके साथ मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम ने भी उस शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लिया था, आप सभी को बेहतर मालूम होगा। एक श्री अरुण साव जी और दूसरा आपका श्री विजय शर्मा जी। जैसा कि हमने कहा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है
डिप्टी सीएम का। और छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी सीएम के रूप में याद रखिएगा श्री टी.एस. सिंह देव छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम रहे। इस बार की आपकी विधानसभा में, ठीक है, 2 डिप्टी सीएम आपके बनाए गए हैं। एक उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, निर्वाचन क्षेत्र इनका लोरमी है, और दूसरे हैं विजय शर्मा, निर्वाचन क्षेत्र क्या आपका गवर्धा है। ठीक है, याद रखेंगे कि ये पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, एक असंवैधानिक है। लेकिन ये भी क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री के अंदर ही होते हैं। कैबिनेट मंत्री के अंदर, जैसे संविधान की अगर हम बात करें तो आपको मालूम है कि इस संदर्भ में जो मंत्री परिषद की जो संख्या है, मंत्री परिषद की संख्या विधानसभा का 15% या 12 जो अधिक है ये हो सकता है। इसलिए छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 13 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, 13 से ज्यादा नहीं हो सकता। अर्थात अभी के संदर्भ में देखा जाए तो टोटल 12 मंत्री हैं। ठीक है, मतलब मुख्यमंत्री सहित 1 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 3 हो गए। इसके अलावा 9 अन्य और आपके क्या हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। 12 हैं और एक जो है अधिकतम एक और कोई कैबिनेट मंत्री में शामिल हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं। तो इस तरीके से 2 अन्य आपके क्या है, मतलब 2 उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई है। ठीक है, इनका जो शक्तियां हैं, वेतन भत्ता सुविधाएं हैं, सब कैबिनेट मंत्री के बराबर ही मिलता है। और जैसे हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है और उन्हीं के ही प्रसाद पर्यंत अगर व्यवहारिकता की बात किया जाए, सारे मंत्रियों का कार्यकाल वैसे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, लेकिन व्यवहारिकता में कोई भी मंत्री जो है मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है, या मुख्यमंत्री जब भी चाहे किसी को भी त्यागपत्र देने के लिए भी कह सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्रिमंडल है, क्लियर, अर्थात जो टोटल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित टोटल 12 जो कैबिनेट में शामिल हैं, ठीक है, उनका निर्वाचन क्षेत्र और निर्वाचन क्षेत्र के साथ उनके पास क्या क्या विभाग है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम सरगुजा संभाग की बात कर लें तो सरगुजा संभाग में ही अकेला टोटल 4 मिनिस्टर जो हैं कैबिनेट मंत्री, वो कहां से हैं, सरगुजा संभाग से। चलिए आइए याद करते हैं, ऊपर से ही देखते हैं। सबसे पहले आपके बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत श्री रामविचार नेताम, जो आपका इस 6वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर भी थे। अब रामविचार नेताम, ठीक, नेताम अर्थात मुख्य रूप से एसटी आपके विधानसभा सीट से आपने चुनाव जीते हैं। तो देखिए, नेताम जी के पास, आप खुद एसटी वर्ग से हैं, तो इनके पास एसटी, एससी, ओबीसी, ठीक, अर्थात अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अल्पसंख्यक, ठीक, कृषि विकास एवं किसान कल्याण क्या है आपका समिति है। मतलब कुल मिलाकर जनजातियों के कल्याण, मतलब वर्गों का कल्याण, एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, ठीक है, कृषि विकास, किसान कल्याण, आदिम जाति, ये सारा विभाग किनके पास है, रामविचार नेताम जी के पास। तो नेताम जी हैं, ठीक है, एक कृषक परिवार से आते हैं और साथ ही साथ जो वर्ग है एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, ठीक, इन आपके जो आपका विभाग है, इनके कल्याण से संबंधित, ठीक, विभाग किसके पास है, रामविचार नेताम, रामानुजगंज इनका क्या है, विधानसभा क्षेत्र है। कौन सा, रामानुजगंज। उसके बाद आ रहे हैं जसपुर जिले में, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री, विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी, याद रखिएगा विधानसभा क्षेत्र इनका क्या है, कुनकुरी है। अब देखिए इनके विभाग के बारे में याद करते हैं। देखिए, सामान्य प्रशासन निश्चित तौर पर सीएम के पास ही रहेगा। किसके पास रहेगा, मुख्यमंत्री के पास, सामान्य प्रशासन। तो सामान्य प्रशासन, अब सामान्य प्रशासन के अलावा आप मुख्यमंत्री हैं, ठीक, अब मुख्यमंत्री देश का मुखिया है, पूरे लोगों से उनको संवाद करना है, संपर्क करना है, तो जनसंपर्क विभाग सीएम के पास, किसके पास, सारे आपके राज्य के लोगों से संपर्क करना है, देश के आप मुखिया हैं तो जनसंपर्क आपके पास। अब जनसंपर्क करेंगे तो कैसे जाएंगे, तो आपके पास परिवहन होना चाहिए जनसंपर्क के लिए, तो आपने क्या, परिवहन आपके पास है, जनसंपर्क के साथ परिवहन। और पहली बार ऐसा हुआ है छत्तीसगढ़ में कि जो वाणिज्य कर, मतलब जो आबकारी है, आबकारी विभाग, एक्साइज जो है, वो पहली बार सीएम के पास रहा है। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में
एक्साइज का रेवेन्यू तुलनात्मक रूप से बहुत अत्यधिक है। तो ये एक थोड़ा सा अलग हुआ इस बार, अलग दो चीजें हुई हैं। एक, आबकारी पहली बार सीएम के पास गया है और पहली बार वित्त विभाग सीएम से बाहर आया है। हमेशा वित्त मंत्रालय जो हमेशा सीएम के पास रहा है, ठीक, और आबकारी कभी भी सीएम के पास नहीं रहा है। तो एक नई चीज देखने को हमें मिला है कि क्या आबकारी सीएम के पास है और वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी हैं, आप सभी बेहतर जानते हैं। तो सामान्य प्रशासन, अब मुख्यमंत्री देश का कैसा होना चाहिए? ऊर्जावान होना चाहिए। सीएम कैसा होना चाहिए? ऊर्जावान होना चाहिए। तो ऊर्जा, ठीक, फिर ऊर्जावान तरीके से जनसंपर्क करना है। जनसंपर्क किसके माध्यम से? तो परिवहन के माध्यम से। और उसके साथ ही साथ खनिज साधन, जो हमारे छत्तीसगढ़ का राजस्व का एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है, क्या? खनिज। ये भी हमेशा सीएम के पास रहता है। तो याद रखिएगा, सामान्य प्रशासन, क्लियर, सामान्य प्रशासन है, सीएम है, तो इनकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? ऊर्जावान होनी चाहिए। तो क्या है आपका? ऊर्जा, ठीक। इसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ संपर्क बनाना है। तो क्या? जनसंपर्क। कैसे जनसंपर्क बनाएंगे? तो परिवहन से, ठीक है। और इसके साथ सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, आबकारी और खनिज। आबकारी और खनिज बन जाएगा, ये हो गया। इसके बाद अब ऊपर में आते मनेंद्रगढ़, कोरिया, ठीक है। तो श्री श्याम बिहारी जायसवाल, मनेंद्रगढ़, श्याम बिहारी जायसवाल, ठीक है। अब श्याम है, मतलब थोड़ा एक बेहतर नाम आप समझ लीजिए। तो अब श्याम बिहारी, मतलब बिहार को आप सोचकर या श्याम को सोचकर इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे श्याम बिहारी हैं, मान लीजिए बिहार एक बीमारी राज्य का, मतलब बीमारू राज्य कहलाता है, गरीब राज्य कहलाता है। तो इस तरीके से बिहारी हैं आप, तो आपके लिए हेल्थ, ठीक, हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। तो लोक स्वास्थ्य, अब लोक स्वास्थ्य होंगे, स्वस्थ होंगे, तब परिवार का क्या होगा? कल्याण होगा, है ना। लोग क्या होंगे? स्वस्थ होंगे, तभी परिवार का क्या होगा? कल्याण होगा, है ना, तब बेहतर होगा। तो बिहारी क्या? लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। और उसके साथ लोक स्वास्थ्य तभी होंगे, परिवार का कल्याण तब होगा, जब लोग जो चिकित्सक, मेडिकल जो एजुकेशन है वो ज्यादा अच्छे से जानेंगे, है ना। मेडिकल एजुकेशन के बारे में, मतलब चिकित्सा शिक्षा की जानकारी बेहतर होनी चाहिए। और ये चिकित्सा की शिक्षा कितने आपके चिकित्सा शिक्षा होना चाहिए? तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम विभाग, याद रखेंगे, ठीक। श्याम बिहारी जायसवाल, इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है? मनेंद्रगढ़, क्लियर। तो क्या? लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्रीय कार्यक्रम। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, अब एक ही महिला है, निश्चित तौर पर महिला बाल विकास मिलना है ना, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो महिला बाल विकास के साथ समाज कल्याण, महिला बाल विकास का क्या करना है? समाज कल्याण। तो क्या? श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े। तो ये हो गया आपका सरगुजा संभाग के अंतर्गत। अब आते हैं, ठीक, उसके बाद, ठीक है, बिलासपुर में। तो बिलासपुर में श्री ओपी चौधरी जी, बहुत फेमस पर्सनालिटी, पूर्व IAS ऑफिसर्स, है ना, बहुत चर्चित नाम। हमें ये अपेक्षा थी कि इनको शिक्षा विभाग मिलेगा, बट इससे अलग, ठीक है, छत्तीसगढ़ के खजाने की चाबी इनको दी गई है, अर्थात वित्त मंत्री, है ना। श्री ओपी चौधरी जी रायगढ़ से हैं, ठीक। तो पढ़े लिखे हैं, अब पैसा खर्च करना है, पैसा का मामला है, हिसाब किताब ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति को देंगे वित्त, है ना। किसको देंगे? पढ़े लिखों को देंगे। तो वित्त के साथ व से ही वाणिज्य कर, वित्त व से वाणिज्य कर। आवास एवं पर्यावरण योजना, आवास एवं पर्यावरण योजना और आर्थिक और सांख्यिकी विभाग। तो जो भी इकोनॉमिक वाला पार्ट है, ठीक, अर्थव्यवस्था वाला पार्ट है, ठीक, थोड़ा सा जटिल होता है उस चीज को मैनेज करना। तो ये किसको दिया गया? सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति, मतलब श्री ओपी चौधरी जी को, क्लियर है। तो श्री ओपी चौधरी वित्त के साथ व से याद रखिएगा वाणिज्य कर, ठीक, वाणिज्य कर के साथ आवास एवं पर्यावरणीय योजना और आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, मतलब योजना में आर्थिक और सांख्यिकी, पूरा स्टैटिक्स वाला पार्ट, इकोनॉमिक वाला पार्ट किनके पास है? श्री ओपी चौधरी जी के पास है, क्लियर है, ठीक। फिर आते हैं इधर कोरबा में, श्री लखनलाल दिवांगन, कोरबा, ठीक है। अब कोरबा क्षेत्र जो है, कोरबा क्षेत्र थोड़ा सा इंडस्ट्री वाला, ठीक, कोल वाला क्षेत्र है ना।
तो लखनलाल देवांगन कहां से? कोरबा से। तो वाणिज्य उद्योग एवं श्रम विभाग, ठीक, वाणिज्य उद्योग एवं श्रम विभाग, क्योंकि देखो वहां पर कोयला खोदना है। अब कोयला खोदना है तो बहुत श्रम की आवश्यकता पड़ती है, जमीन के अंदर से आपको कोयला निकालना है तो श्रम ज्यादा लगेगा ना, ठीक है। तो श्रम, वाणिज्य और उद्योग, उद्योग चूंकि वहां पर आपका अगर खनिज है तो निश्चित तौर पर उद्योग भी वहां आसपास होने चाहिए। तो इस तरीके से वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम श्री लखनलाल देवांगन, याद रहेगा लखनलाल देवांगन। अब यहीं पर आते हैं आपका कहां पर? कवर्धा में, ठीक है, कवर्धा। अब उप मुख्यमंत्री हैं श्री विजय शर्मा जी, ठीक, डिप्टी सीएम, लेकिन डिप्टी सीएम है तो उनके पास विभाग क्या है? तो देखिए ये भी बहुत चर्चित नाम, काफी आपका ये विधानसभा भी चर्चा में रहा। श्री मोहम्मद अकबर को इन्होंने पराजित किया, ठीक है। सबसे ज्यादा इंडिविजुअल मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी श्री विजय शर्मा जी हैं, है ना। तो देखो ये जब वहां पर कुछ समय पहले झंडे को लेकर कवर्धा में काफी हिंदू मुस्लिम की एकता भंग हुई थी, काफी विवाद हुआ था, है ना, इनको जेल भी जाना पड़ा था, ठीक है, इस मामले पर जेल भी जाना पड़ा। तो इनको क्या दे दिया गया? गृह एवं जेल, गृह एवं जेल। अब उस दौरान जब विवाद हुआ था तो पंचायत बैठाई गई थी, किसका समाधान किया जाए? तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास इनके पास, ठीक, इनके पास पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों को अगर विकास करना है तो तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए, एजुकेशन ठीक है, लेकिन कैसा? तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से आप क्या देंगे? रोजगार, ठीक, रोजगार, ठीक। अब रोजगार देंगे तो किस विभाग में? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो ये है आपका श्री विजय शर्मा जी के पास गृह जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, ठीक है, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। क्लियर है, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद आइए आपका दूसरे उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, कहां से हैं आप? लोरमी, विधानसभा क्षेत्र क्या है? लोरमी है। लोरमी है तो लोक निर्माण, लोरमी से लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य, लोक निर्माण लोरमी, लोक निर्माण लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी, विधि और विधायी। अब कोई देखो बोलते हैं ना कि अगर कोई घर बनाना है ना, बेहतर कंस्ट्रक्शन करना है तो विधि विधान से बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए? विधि विधान से किसी कार्य का निर्माण होना चाहिए, पूरी प्रक्रिया से। तो लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य एवं नगरीय प्रशासन, शहरी प्रशासन भी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी के पास ही है। क्या? नगरीय प्रशासन, याद रहेगा, ठीक है। अब आते इधर श्री टंकराम वर्मा, ठीक है, टंकराम वर्मा। इस बार बड़ा मतलब चौंकाने वाला कैबिनेट रहा है। बहुत सारे एक उम्मीदवार, मतलब एक कयास था कि ये आपके मंत्री बनेंगे, लेकिन उनसे हटकर थोड़ा सा नए लोगों को, नए चेहरों को आपको शामिल किया गया है। जैसे श्री टंकराम वर्मा, बलौदा बाजार, ठीक, टंकराम वर्मा। अब जो आदमी टकाटक रहेगा, टंकराम, वही खेल कूद में भाग लेगा, है ना। टंकराम वर्मा, खेलकूद युवा कल्याण, है ना जी। टंकराम वर्मा क्या बलौदा बाजार से हैं, तो ये मस्त फिट हैं, तो इसलिए इनको क्या दे दिया गया है? खेलकूद युवा कल्याण राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, ठीक है। क्या क्या है आपका? खेलकूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, याद रहेगा, टंकराम, ठीक है। उसके बाद इधर केदार कश्यप जी, ठीक, क्या है? केदार कश्यप जी के पास वन एवं जलवायु परिवर्तन है, कौशल विकास है, ठीक है। अब केदार आपका कश्यप, इनका अगर विभाग देखें, केदार कश्यप का जो क्षेत्र है याद रखिएगा, नारायणपुर। कहां है आपका? नारायणपुर। ये भी बहुत चर्चित नाम, पूर्व में भी आप कैबिनेट मंत्री रहे हैं। तो वन एवं जलवायु परिवर्तन। अब देखिए साउथ से हैं आप, दक्षिण क्षेत्र से हैं आप, तो दक्षिण में वनों की अधिकता है ना, और वनों की जहां पर अधिकता होता है वहां पर जलवायु जो है बहुत, क्लाइमेट बहुत जल्दी परिवर्तन होता है ना, क्लियर है। अब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वन क्षेत्र है, तो वहां पर क्या होगा? आपका जल संसाधन को, मतलब जल को, वर्षा के जल को रोकने के लिए बेहतर व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके लिए कौशल विकास चाहिए। तो और साथ ही साथ वन और जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण सहकारिता, मतलब क्या? मिलजुल कर काम करना। तो वन जलवायु परिवर्तन, ठीक, जल से जलवायु, जल से जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता,
ये क्या है, केदार कश्यप जी के पास है नारायणपुर, याद रहेगा। अब आते हैं दयालदास बघेल, दयालदास बघेल, ठीक है, दयालदास बघेल, ठीक, ये क्या आपका नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, नवागढ़। दयालदास बघेल खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, ठीक है। अब दयालदास में दयाल, दयालु को थोड़ा सा पकड़िए, दयालदास में दयालु। अब दयालु व्यक्ति है तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको खाद्य सामग्री देना है, भोजन देना है, तो दयालु व्यक्ति को कि ताकि हर एक व्यक्तियों तक खाद्य सामग्री का वितरण बेहतर तरीके से कर पाए, इसलिए दयालदास जी को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति दिया गया है। और उपभोक्ता संरक्षण अर्थात कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए क्या बेहतर हो सकता है, ठीक, तो दयालु व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, तो श्री दयालदास बघेल जी। उसके बाद इन सभी से और इंपॉर्टेंट श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, तो सबसे अधिक मतों से आप चुनाव जीतकर आए हैं, क्लियर। तो श्री बृजमोहन अग्रवाल जी रायपुर, ठीक, दक्षिण से आपका निर्वाचन क्षेत्र है। इनके पास देखो, इनके पास एक तो शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है ना, पढ़े लिखे हैं, बोलने में बेबाकी है, एक समझ है, ठीक, एक लंबा कार्य का अनुभव है। तो अनुभव व्यक्ति को एजुकेशन, हमारे छत्तीसगढ़ सही राज्यों में एजुकेशन, बेहतर एजुकेशन की ज्यादा जरूरत है ना। वैसे हम सब एक अपेक्षा कर रहे थे कि श्री ओपी चौधरी जी को हो सकता है मिले, बट बहुत योग्य व्यक्ति श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को क्या मिला है, शिक्षा, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, ठीक। उसके बाद संसद में भी कार्य करने का इनको सबसे लंबा समय तक का अनुभव है, मतलब विधानसभा में तो संसदीय कार्य। फिर उसके बाद आपका पहले, इससे पहले भी जब आप कैबिनेट में तो धार्मिक जो था उनके पास था, तो धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, इसके साथ ही साथ टूरिज्म, पर्यटन का पहले भी था इनके पास, तो पर्यटन एवं संस्कृति विभाग। अब चूंकि इनके पास पर्यटन है, धार्मिक है, तो धार्मिक से ही याद रखिएगा संस्कृति, क्लियर है। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास, धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग किनके पास, श्री बृजमोहन अग्रवाल जी के पास। तो इस तरीके से ये आपके पूरे मंत्रिमंडल है, निश्चित तौर पर यहां से क्वेश्चन बन सकता है, अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये चुनाव से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी ये आप तक मैंने देने का प्रयास किया है। अच्छे से इन कंटेंट को पढ़िएगा, ठीक, निश्चित तौर पर यहां से कुछ ना कुछ प्रश्न अवश्य रूप से बनेंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाने में कारगर साबित होगा। धन्यवाद।